नमस्कार बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी अच्छी तरह से स्ट्रेट बैठेंगे। क्लास शुरू करने से पहले हम प्रेयर करेंगे। जॉइन योर हैंड्स एवरीवन, क्लोज योर आइज, स्टार्ट प्रेयर। या कुंदेतु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने व्याकरण में पाठ 19 मुहावरे यानी कि इडियम्स, उसके बारे में मैंने आपको बताया था मुहावरे किसे कहते हैं। तो ये आप अभी अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि वाक्य में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह या शब्दांश को मुहावरा कहते हैं। हिंदी भाषा में मुहावरे के प्रयोग से भाषा जो है वो बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली लगती है, यानी कि उन शब्दांशों से कुछ विशेष अर्थ प्रकट होता है, इसे मुहावरा कहा जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर पेज नंबर 93 पर पूरा समझा दिया था, और जैसे कि आप आगे यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 94 पर कुछ मुहावरे तथा उनका वाक्यों में प्रयोग, उसमें मैंने आपको शरीर के अंगों से संबंधित जो मुहावरे हैं ये मैंने आपको समझाए थे, उसके अर्थ, वाक्य, और मैंने आपको कुछ उदाहरण भी दिए थे जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे मैंने आपको वस्तुओं से संबंधित जो मुहावरे हैं यह भी मैंने आपको बताए थे पेज नंबर 94 पर। पेज नंबर 95 यहाँ पर भी मैंने आपको वस्तुओं से संबंधित यह 2 मुहावरे भी बताए थे जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज मैं आपको आगे कुछ और मुहावरे हैं वह बताने जा रही हूँ, जिसे आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे। ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं पेज नंबर 95 पर। विविध विषयों से संबंधित मुहावरे। नंबर 1, 9-2-11 होना यानी भाग जाना। शरारती बच्चा अपनी माँ को देखते ही 9-2-11 हो गया। तो 9-2-11 का मतलब होता है कि भाग जाना। जो शरारती बच्चा होता है, अगर वह कुछ शरारत करता है और उसकी माँ जब उसे देख लेती है, वहाँ पर आती है, तो माँ को देखते ही वह वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, यानी कि वह वहाँ से भाग जाता है। दूसरा मैं आपको अगर एक उदाहरण दूँ तो चोर जब चोरी कर रहा होता है तो वह पुलिस को आते हुए देख वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इसका वाक्य में प्रयोग आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि चोरी करते हुए पकड़े जाने के डर से चोर 9-2-11 हो गया। नंबर
2. चार चांद लगाना, सुंदरता यानी कि शोभा बढ़ाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कारों से देश की शान में चार चांद लगा दिए। हमारा देश जो है वो हमारी शान है। तो बच्चों, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक है वह कुछ न कुछ चीज़ों का आविष्कार करते हैं। तो इस तरह से वह अपने देश की प्रतिष्ठा में जैसे कि चार चांद लगाते हैं। तो अभी आपको इसका अर्थ जो है वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी और एक उदाहरण दे रही हूँ। राजू ने खेल में स्वर्ण चंद्रक पाकर अपनी स्कूल में उसने चार चांद लगा दिए। बाट देखना, प्रतीक्षा करना या राह देखना। जब तक सुल्तान घर नहीं आया उसकी माँ उसकी बाट देखती रही, यानी कि उसकी प्रतीक्षा करती रही। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। खिड़की का शीशा टूटा हुआ देखकर सोनू के पापा आग बबूला हो गए। तो आग बबूला होना यानी कि बहुत क्रोधित होना। अगर मान लो कि घर पर अगर आपसे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो उसे देख करके आपकी मम्मी या पापा जो होते हैं वह बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, यानी कि वे आग बबूला हो जाते हैं, यानी बहुत क्रोधित होना। नंबर 5, रात दिन एक करना, बहुत मेहनत करना। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अमिताभ बच्चन ने रात दिन एक कर दिए। तो रात दिन एक कर देने का इसका मतलब होता है बहुत मेहनत करना। परीक्षा में प्रथम नंबर लाने के लिए राजू ने रात दिन एक कर दिए, यानी कि उसने बहुत मेहनत करी। नंबर 6, नानी याद आना, मुसीबत में फंसना। गणित का प्रश्न पत्र देखते ही यश को नानी याद आ गई। नानी याद आना इसका मतलब क्या होता है कि मुसीबत में फंसना। अगर मान लो कि परीक्षा हो और उस परीक्षा में जब कभी बहुत ही कठिन प्रश्न पत्र निकलता है तो उसको देखते ही आपको अपनी नानी याद आ जाती है। मतलब कि आप मुसीबत में फंस जाते हैं उस प्रश्न पत्र को देखते ही। परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होता है यानी कि क्वेश्चन पेपर जो होता है, अगर वो बहुत हार्ड होता है तो उसे देखते ही आपको नानी याद आ जाती है, यानी कि आप मुसीबत में फंस जाते हैं। नंबर 7, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। हर किसी को बार बार उल्लू नहीं बनाया जा सकता। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा। शहीद सैनिक अपने परिवार के लिए अंधे की लाठी था, यानी कि जो सैनिक शहीद हो जाता है और अगर वह उसके परिवार के लिए वह एक ही उनका सहारा होता है, उसे कहते हैं अंधे की लाठी होना, यानी कि एकमात्र सहारा। जली कटी सुनाना, कड़वी बातें कहना। हमें कभी किसी को जली कटी बात नहीं सुनानी चाहिए, यानी कि हमें किसी को भी कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए।
तो मैंने यहाँ पर आपको जो मुहावरे समझाए हैं उनके अर्थ बताए हैं एवं वाक्य भी मैंने आपको बताए हैं, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो कुछ भी मैंने आपको बताया था वो एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ। हमने क्या जाना। मुहावरे विशेष अर्थ वाले वाक्यांश होते हैं, यानी कि विशेष अर्थ जो प्रकट करते हैं उसे मुहावरा कहा जाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली बनती है। तो बच्चों, आज जो मैंने आपको यह जो पाठ 19 है मुहावरे, वह मैंने आपको पूरा समझा दिया है, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको इसके आगे के वीडियो में यहाँ पर जो दिया गया है पेज नंबर 96 पर होमवर्क में ये मैंने आपको दिया था, जो आपने कर लिया होगा। तो मैं आज आपको ये सॉल्व करवा रही हूँ, तो इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रश्न 1 है, चित्र देखकर मुहावरे लिखो। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जो मैं आज आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो इसे आप अच्छी तरह से चेक करेंगे। यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देख करके आपको उससे संबंधित मुहावरा लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आँख और तारा का चित्र है। तो ये आप समझ ही गए होंगे और आपने लिख भी लिया होगा कि यह जो मुहावरा है वह है आँख का तारा। यह घड़े का चित्र है, तो यह जो मुहावरा है यह होगा चिकना घड़ा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल का चित्र है और उसमें कुछ काला दिखाई दे रहा है। तो यह जो मुहावरा है वह है दाल में काला होना। अब यहाँ पर है नींबू और दांत का चित्र। तो यह जो मुहावरा है वह है दांत खट्टे करना। अभी आप यहाँ जो चित्र देख रहे हैं कि एक आदमी है, उसके हाथ में लाठी है, काले चश्मे उसने ऐनक पहने हुए हैं। तो यह जो मुहावरा है वह है अंधे की लाठी। यहाँ पर चांद का चित्र दिया गया है। तो यह जो मुहावरा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 चांद है। 4 चांद लगाना। तो ये मैंने आपको जो होमवर्क में दिया था वह भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, और ये आपने अच्छी तरह से चेक भी कर लिया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे की एक्सरसाइज जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ, ये आपको अभी लिखना है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। पेज नंबर 97 पर मिलान करो। तो यहाँ पर आपको जो मुहावरे दिए गए हैं उसी के सामने आपको उसके अर्थ दिए गए हैं। तो इसको सही अर्थ के सामने आपको उसका मिलान करना है। सबसे पहला एक उदाहरण आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कमर कसना, यानी कि तैयार होना। दूसरा जो मुहावरा है वह है हाथ मलना। हाथ मलना यानी कि पछताना। तो आप इस तरह से उसका यहाँ पर मैचिंग करेंगे। हाथ मलना यानी कि पछताना। बच्चों, आपने एक कहानी सुनी होगी, कबूतरों की कहानी। एक शिकारी था जिसने कबूतरों को पकड़ने के लिए जाल फेंका था। उसमें जो कबूतर है वो फंस जाते हैं सारे के सारे। लेकिन उसमें जो एक बूढ़ा कबूतर होता है वह एक आइडिया देता है कि अगर हमें बचना है तो सभी एक साथ एकजुट होकर के उड़ो। तो सारे कबूतर जो है उस बूढ़े कबूतर की बात को मान लेते हैं
और उसको मानते हुए वे सारे एकजुट होकर एक साथ उड़ने लगते हैं। तो एक साथ उड़ने से ताकत बढ़ जाती है और इसके कारण वे सभी उस जाल को भी उड़ा लिए जाते हैं। तो जब शिकारी यह देखता है, यह दृश्य, कि कबूतर तो जाल भी उड़ाकर साथ में ले गए, तो यह देखते ही जो शिकारी है वह हाथ मलते रह जाता है। हाथ मलना यानी कि वह पछताता रहता है। तो अभी आपको इसका अर्थ भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। बाएं हाथ का खेल होना। बाएं हाथ का खेल होना यानी कि आसान काम। नानी याद आना। नानी याद आना यानी कि मुसीबत में फंसना। अभी आगे देखते हैं। बाट देखना। बाट देखना यानी कि प्रतीक्षा करना। जब आपके स्कूल से वापस घर लौटने का समय होता है तो आपकी मम्मी भी आपकी बाट देखती है ना, यानी कि आपकी प्रतीक्षा करती है। बाट देखना यानी कि प्रतीक्षा करना। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। जब आप परीक्षा में प्रथम नंबर लेकर आते हैं तो आपके मम्मी पापा आपकी पीठ थपथपाते हैं ना, यानी कि आपको शाबाशी देते हैं। तो अभी आपको यह जो मुहावरों से उनके अर्थ के साथ जो मिलान किया है, मैंने आपको समझाया है, वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जो आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये कर लेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3।